अपने आप को म्यूट कर ले। आज के वीडियो में हम सब क्राप के बारे में तो ऑलरेडी नोट्स शेयर हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण है आपके क्राप में, जो है मिलेट्स। और उस मिलेट्स के अंतर्गत हेडिंग में ज्वार, बाजरा, का सावा, कोदो, इन सब की बात की गई है। तो ये मान के चलिए कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से एक क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट में या लॉन्ग में। कुछ नहीं है, क्राप को एक लिस्टिंग करनी है। नोट्स हमने शेयर ही किया है कि कैसे आप उसको लिस्टिंग करेंगे। और उसके लिए हम एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक दो क्राप को कि किस तरीके से पढ़ना है, बाकी इसकी पूरी डिटेल्स आपको दी गई है, तो वो हम उपलब्ध कराते हैं। तो जैसे इसके पहले शोरगम है, डिफरेंट शोरगम है, तो हमें बहुत ज्यादा डीपली शोरगम पे नहीं, हमारे यहाँ इसमें से, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ये पूरे इंडिया के लिए है, हम स्पेसिफिक यूपी से बात करेंगे। और पियर मिलेट्स, जिसे हम क्या कहते हैं, बाजरा। तो इसका साइंटिफिक नेम एक तरीके से दिया गया है, पेनिसेटम ग्लाइकम। कॉमन नेम जिसे हम बाजरा के नाम से जानते हैं। और स्पाइक मिलेट्स या पियर मिलेट्स, बाजरा बंगाली, हिंदी, उड़िया में इसे कहते हैं बजरी। राजस्थान, गुजरात और मराठी में इसे बजरी के नाम से जाना जाता है। एंड साजे कन्नड़ में। तो ये इसके सज्जा तेलुगु। हमें बहुत ज्यादा नाम पे बहुत ज्यादा नहीं जाना है। ये फिगर, अब देखिए इसमें क्या है कि आपको फिगर के माध्यम से सब समझ में आ जाएगा कि बाजरा अलग होता है और ज्वार अलग होता है। बाजरा और ज्वार में पियर मिलेट्स। तो ये पियर मिलेट्स की जो बालियां हैं देखेंगे इस तरीके से रहती हैं, ये दाने रहते हैं। अब इसका जो पैकेज एंड प्रैक्टिसेज है, कोई भी क्रॉप है, चाहे वो आंवला की हो, मैंगो की हो, क्योंकि सारे वीडियो उपलब्ध है। और एक वीडियो था उसको भी मुझे लगा शेयर कर दिया गया होगा, अगर नहीं होगा तो आज शेयर कर देंगे। तो ये समझने की जरूरत है कि आपका उसमें से क्या क्या पूछा जाता है जनरली। कभी कभी लैंड प्रिपरेशन वो एक कॉमन सी चीज है, लेकिन वैरायटी 100% पूछी जाएगी। वीड मैनेजमेंट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, वाटर मैनेजमेंट की प्रोबेबिलिटी होती है जो पूछा जाए, प्लांट प्रोटेक्शन, क्योंकि मैक्सिमम 5 हेडिंग के अंतर्गत प्लांट प्रोटेक्शन हो जाएगा, और हार्वेस्टिंग जरूर पूछी जाएगी, यील्ड पूछी जाएगी। तो इन सब विषयों पे विशेष फोकस करके हमें याद रखना है, तो इसीलिए इसमें एवरेज मार्किंग होती है जब हम प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। एक कॉमन सा है कि प्रिपरेशन ऑफ लैंड। भाई कोई भी क्रॉप अगर हम ग्रो करेंगे तो इसका फर्स्ट स्टेप ही होता है कि हम लैंड की प्रिपरेशन करें। और लैंड की प्रिपरेशन का मतलब होता है कि मिलेट्स कैन ग्रोन इन डिफरेंट सॉइल्स। इट डज नॉट ग्रोन वेल इन सॉइल प्रोन टू वाटर लॉग्ड कंडीशन। अर्थात एक ये है कि वाटर लॉगिंग, जहां पानी बहुत ज्यादा लगता है वहां पे हम बाजरे की खेती नहीं कर सकते हैं। तो इसका बस याद रखना, ख्याल रखना। अर्थात अगर हमारा उत्तर प्रदेश की बात करें, हम अब आपको हम हर जगह बात उत्तर प्रदेश की करना है, क्योंकि वो एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में बाजरे की खेती कैसे करें। या अगर नहीं भी पूछता है तो क्योंकि आप यूपी स्पेसिफिक एग्जाम में बैठे हैं, तो वहां इसको रेफरेंस के रूप में जरूर डालिए। तो ये एक हो जाएगा कि अगर तराई रीजन है तो वहां पे हम बाजरे की खेती से बचते हैं, और बुंदेलखंड रीजन में हम करते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ हाई यील्डिंग एंड हाइब्रिड वैरायटीज। भाई पहला हमारा लैंड प्रिपरेशन हो गया, लैंड प्रिपरेशन के बाद वैरायटी सेकंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हो जाती है। तो अब इसमें कई हैं, आपके डिफरेंट कंट्री की बात की गई, तो हम यहाँ उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि हमारा जो बाजरे की खेती होती है वो खरीफ में होती है, तो ये याद रखना है। तो एमपी 535 जिसे हम बोलते हैं, या पूसा कंपोजिट 701, एंड एमपी 7872, एमपी 7792। तो अब एक चीज हमें सबको ये मालूम चल रही है कि एमपी अर्थात ये प्रजाति है, तो एमपी 535। तो कुछ चीजें देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सब ये सोचते हैं कि एग्जामिनर को याद नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर को याद नहीं रहता, एग्जामिनर को याद रहता है। हाँ, ये चीज जरूर है, जैसे अभी एच डी 2967 है, गेहूं की बहुत फेमस वैरायटी है। अभी कुछ हमने कि DBW 187 या DBW 303, ये सब बहुत फेमस वैरायटी है। अब अगर आपने DBW 303 लिख दिया और उसी में कोई
और भी एक दो डाल देंगे तो एग्जामिनर इतना डीपली नहीं देखेगा, वो देखेगा DW 187 या PWD इस तरीके से, SD 2967 का उल्लेख है, इसका मतलब ये वीट के वैरायटी के बारे में लिखा है, तो इसमें दो तीन अगर और बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो कुछ लोग ये सोचते हैं कि एग्जामिनर को नहीं मालूम है, तो वो गलत है कि कुछ भी लिख के चले आइए, ऐसा नहीं होता। कावेरी सुपर बॉस है, बायो 448 है, ये RHB आपका है 173 है। ये सब वैरायटीज है, कह सकते हैं कि हाइब्रिड वैरायटीज है आपकी बाजरे की। मेथड ऑफ सोइंग, तो 3 सिस्टम ऑफ पेयर मिलेट सोइंग्स, अर्थात अब सोइंग का हो सकता है, सोइंग एंड सोइंग टाइम भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। तो 3 तरीके से हम बाजरे की खेती कर सकते हैं। ऑन फ्लैट सरफेस, अर्थात सीधी हम सरफेस पे, यूजिंग रिज एंड फरो, कूड़ में करके, एंड ऑन ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम, अर्थात ब्रॉड बेड मीन्स क्या होता है कि हम बेड बना ले और बीच में कूड़ रहे और फिर एक तरीके से बेड रहे। तो इस तरीके से कहने मतलब कि अब ये कॉमन सा है, आपको रटना नहीं है, बस सामान्य सा कि बाजरे की खेती इन 3 तरीके से कर सकते हैं, और 2.5 से लेकर 3 सेंटीमीटर डीप तक हम इसकी बुआई कर सकते हैं। टाइमिंग, क्योंकि हम खरीफ में कर रहे हैं, तो फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जुलाई इन नॉर्थ एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री। तो कह सकते हैं कि अगर हम खरीफ में करते, और यहाँ क्योंकि पूरे ऑल इंडिया की बात की गई है, हम यूपी रेफरेंस की जब बात करेंगे, तो यूपी में जो बाजरा है वो फर्स्ट फोर्टनाइट अर्थात 15 जुलाई से पहले कर देनी चाहिए। और इसमें फिर अलग अलग चीजें हैं, तो हम बहुत ज्यादा उस पर डीपली नहीं जाएंगे। सीड ट्रीटमेंट, बायोपेस्टिसाइड जैसे, अब सीड ट्रीटमेंट एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, कोई भी क्रॉप है इसको आप 100% ये जानते रहिए कि ट्राइकोडर्मा आपका हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा हॉर्जियाना 4 ग्राम पर केजी, अर्थात 4 से 5 केजी पर सीड के हिसाब से उसको ट्रीट कर देना है। और सीड ट्रीटमेंट के साथ साथ आपका सॉइल ट्रीटमेंट में 2.5 से लेके 4 केजी तक ट्राइकोडर्मा या बवेरिया बैसियाना पर हेक्टेयर आप उसका प्रयोग करेंगे। सीड रेट हो गया पियर मिलेट्स 3 केजी पर हेक्टेयर, अर्थात 3 केजी पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट हो जाएगी। तो अभी ये कॉमन रूप से आपको याद रखना है, 3 केजी सीड रेट हो जाएगी पर हेक्टेयर के लिए। और जनरली 90,000 टू प्लांट पर हेक्टेयर जो है वो हमारा एक तरीके से हो जाता है। अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, तो अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में जब आप लिखोगे, सबसे पहले तो ये लिखोगे, एक कॉमन सा होता है कि 80 से लेके 100 मीट्रिक टन आप बैंक मैन्योर का यूज करें। और ये कॉमन सा है कि 40 केजी नाइट्रोजन एंड 20 केजी पोटास पर हेक्टेयर इन एरिड रीजन, एंड 60 केजी नाइट्रोजन एंड 30 केजी पोटास इन सेमी एरिड रीजन। तो अब इसमें बहुत ज्यादा नहीं, कुछ चीजें आप और अलग ये कर सकते हो कि हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में एजोस्पिरिलियम और PSP कल्चर का यूज जरूर करें, तो इनके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं एक अलग से। अब बाजरा है, बाजरा में आपका वीड, तो खरीफ में जो वीड हो सकते हैं उनके कंट्रोल के लिए हमें खरपतवार नियंत्रण का काम करना पड़ेगा। एंड मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ डिजीज व्हाइट ग्रब है, व्हाइट ग्रब डिजीज लगती है। एडल्ट बीटल्स हो गए, डैमेज सीडलिंग, सीडलिंग का भी डैमेज इसके द्वारा होता है। सूट फ्लाई है, एंड ग्रास हॉपर है, टर्माइट्स हैं। ये सब कॉमन आपकी कोई भी क्रॉप है, जनरली ग्रे वीविल्स है, ईयर बग है, तो स्टेम बोरर है, तो इनका प्रयोग होता है। और डिजीज में डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप होता है, रस्ट का प्रकोप आपका बाजरे में होता है। ये देखिए बाजरे का स्मट इन्फेक्शन, ये ब्लैक रक्त देखेंगे, ये स्मट है, स्मट का भी होता है। एडगट का भी एक तरीके से ब्लास्ट है। तो ये डिजीजेज हो गए। अब ये क्या है कि ये जो इतना डिजीज अर्थात पेस्ट मैनेजमेंट दिया है, ये बहुत ही डीपली है, बहुत ब्रॉड है। तो अब क्या करोगे आप, तो सिंपल सा कंट्रोल मेजर भी मालूम है आपको, कि जब कंट्रोल मेजर के बारे में आप लिखोगे, तो आप ऐसे कि सबसे पहले कल्चरल कंट्रोल जैसे क्रॉप रोटेशन, डीप समर प्लॉइंग, इन सब की बात करोगे। फिर सीड ट्रीटमेंट, सॉइल ट्रीटमेंट, इनकी बात करोगे कि आप इनको करिए। फिर लास्ट में आप उस पर केमिकल कंट्रोल की बात करेंगे। लाइट ट्रैप, अगर इंसेक्ट है तो लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, इन सब का भी प्रयोग आप कर सकते हो। तो इनके बारे में आपको लिखना है। तो ये एक सामान्य सा हो गया। इसको टेबल फार्म में अब आपको
फिर उसके बाद आपका हार्वेस्टिंग हो गया, थ्रेसिंग, क्लीनिंग एंड ड्राइंग आप करोगे और फिर आपको यील्ड प्राप्त होगी। तो ये एक कॉमन सा था। अब इसको लिखने का मैं जो बता रहा हूँ आपको, बस इसके पीछे का रीजन ये है कि क्योंकि ये इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि हम कुछ अलग से बता सके। नोट्स ऑलरेडी शेयर है, ऑलरेडी हम सब बीएससी में। बस इसको आप जो नोट्स बनाओगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि इंसेक्ट पेस्ट डिजीज वो आपको मालूम है, वो कॉमन ही रहते हैं उनके नेचर ऑफ सिम्टम। और वहां जब आएगा तो 5 हेडिंग, तो हेडिंग और उसके बारे में लिखते लिखते इतने में ही आपका 2 से ढाई पेज फिल हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे बनाइए टोटल, एक तरीके से जस्ट मैं एक बार फिर से इसको, ये आपका पूरा चार्ट बन जाए। अब इस चार्ट में सीरियल नंबर, ये आपकी क्रॉप हो गई, उसका साइंटिफिक नेम लिखिए। फिर उसके बाद उसका जो क्लाइमेट है, किस कौन सी क्लाइमेट चाहिए, कब बुआई होगी, अर्थात खरीफ रबी जाए। जैसे पोटैटो है तो अर्ली वैरायटी, मिड वैरायटी, लेट वैरायटी। शुगर केन है तो वो अर्ध साले, मेन सीजन क्रॉप, इस तरीके से 3। तो ये एक तरीके से क्लाइमेट हो गया। क्लाइमेट के बाद आप उसकी स्विंग टाइम क्या है, वो अर्ली मिड लेट, मेन मेन चीजें आप लिख लीजिए कि फर्स्ट फोर्टनाइट अब अक्टूबर नवंबर। जैसे वीट का है तो अर्ली मिड एंड लेट। तो ये स्विंग टाइम हो गया। स्विंग टाइम के बाद अब आपकी वैरायटीज हो जाएंगी, कौन कौन सी वैरायटी, इंप्रूव वैरायटी है, क्योंकि लैंड प्रिपरेशन और सारी चीजें सब कॉमन रहती है। वैरायटीज, अब वैरायटीज जैसे अगर वीट है, शुगर केन है या पोटैटो है तो अर्ली मिड लेट। आपका पैडी है तो पैडी में हाइब्रिड वैरायटी, कॉमन वैरायटी, इस तरीके से। तो जो भी है, तो उनके बारे में शार्ट में नोट्स बना लीजिए एक टेबल फॉर्म में। और इसको अब आपको A4 साइज को, लंबाई में नहीं चौड़ाई में, मतलब कि विड्थ में उसको जब बनाओगे तब वो बनेगा। तो वैरायटीज हो गई। अब वैरायटी के बाद आपको वीड मैनेजमेंट करना है। वीड मैनेजमेंट कॉमन रूप से कौन कौन से खरपतवार उगते हैं और उनको क्या कंट्रोल करेंगे। अब कंट्रोल जैसे है, तो कंट्रोल आपका वीड कंट्रोल में आपको मालूम है, आपने इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रखा है कि कल्चरल कंट्रोल करेंगे, फिर उसके बाद हैंड वीडिंग और ये सारी चीजें कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, जो भी है। फिर लास्ट में आप केमिकल का प्रयोग कर सकते हैं। और सामान्य से आपका धान और एक 10 से 12 आपके वीडी साइड है जो कॉमन है हर जगह। अब मेट्रीब्यूजिन है तो जाहिर सी बात है कि रबी में कोई क्रॉप होगी तो आप उसमें मेट्रीब्यूजिन का यूज करेंगे। शुगर केन है, आलू है और सब में है। अगर आपका वीट है तो वीट में आप सल्फो सल्फ्यूरान का प्रयोग करोगे, मेट सल्फ्यूरान का प्रयोग करोगे। सल्फो प्लस मेट सल्फ्यूरान का आपका आता है कॉम्बिनेशन, जिसे टोटल नाम से आते हैं, उनका प्रयोग करोगे। बस कॉमन सा हो गया। तो ये एक, उसके बाद अब आपका वीड कंट्रोल, फिर प्लांट प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो इंसेक्ट है, जो डिजीजेज है, वो कौन कौन सी लगती है, इनकी बस सूचीबद्ध कर लीजिए। इसमें मैं आपको डीपली नहीं बनाना है, ये नोट्स में बनाने की बात कर रहे हो। तो अब आपको मालूम है कि अगर आपका वीट है तो रस्ट लगेगा, तो ऑलरेडी आप वहां डीपली पढ़ रखे हो, आपके पास वो नोट्स है, आपने पढ़ रखा है। लेकिन यहाँ बस रस्ट, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट, ये रस्ट कैसे क्या होता है, स्मट लगता है, इंटरनल शीट बार, मेजर मेजर चीजें आप रखिए, नेचर ऑफ डैमेज। इतना तो कॉन्सेप्ट है, बीएससी पढ़े और थोड़ा सा डीपली आप इसका नोट्स से पहले आप पढ़े रहोगे, और ये नोट्स एग्जाम में आपकी आसानी करेगा कि हाँ ये रोग, ये कीट, ये चीजें पाई जाती है। फिर इसमें एक सीड रेट होता है। सीड रेट पूरा पीडीएफ है, 1-2 पेज में पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, हर एक क्राफ्ट का पड़ा हुआ है। तो सीड रेट भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सीड रेट हो जाएगा, शोइंग टाइम हो गई। एंड अब इसके बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। तो ये कुछ मेजर आपका है क्रॉप से रिलेटेड, जो आपको मुझे लग रहा है कि मैंने सारे दे दिए हैं। बस इसी मिलेट्स का नोट्स आपको इस तरीके से बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब अगर हम देखें इस मिलेट्स का ही, तो ये 92 पेज का है। अब इस 92 पेज को हमें 4 से 5 पेज में, 6 पेज में समराइज करने की जरूरत है। बाकी हम एक बार दो बार, जब भी, अभी एग्जाम नहीं हो रहा है, इतना समय है कि मात्र 10 दिन का सिलेबस है डेवलपमेंट का, एग्रीकल्चर। तो हम इसको रिवाइज तो पर डे करेंगे ना भाई, ये सॉरी। तो इसको हम पर डे पढ़ेंगे, डीपली पढ़ते रहे, नोट्स
हम सिंपल सा तैयार करते रहे, 50 पेज 25 पेज का हमारा जो नोट्स है वो तैयार हो जाएगा। मैंने जो शेयर किया है, मुझे उम्मीद है कि आप सबने इसको प्रिंट आउट करके या लिख पढ़ के एक नोट्स 25 से 30 पेज 50 पेज का अपनी तैयार करके पाऊँ। तो ये हमारा पहला था। इसी रूप से मैंने, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से चार्ट बना के किया था, क्योंकि उस समय आपकी 25 से 30 क्राफ्ट है। तो 25 30 क्राफ्ट के लिए डीपली आप वहां नोट्स नहीं, इतिहास भूगोल की तरह पढ़ के जाएंगे तो नहीं याद, न तो याद रहेगा और भूल जाएगा। ऐसे रहेगा, इस तरीके से हो गया। अब उसके बाद ये चार्ट लेके दूसरा काम आपको क्या करना है कि एक एक दिन के लिए, जैसे 25 क्राफ्ट है तो 4 क्राफ्ट के लिए, 5 क्राफ्ट के लिए एक दिन आप निर्धारित कर लीजिए कि हम आज 5 क्राफ्ट के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके लिए आप फील्ड में निकल जाइए। और ये एज्यूम करिए, फील्ड में निकलने मतलब आप घर से बाहर निकलिए और समझिए कि ये जैसे गन्ने की मिल गई, ठीक है, गन्ने के साथ गेहूं धान जो भी मिल जाए। नहीं मिलता तो आप उसको वही समझिए, फील्ड पे बस खड़े होकर समझिए कि अगर हम धान की खेती इस फील्ड पे करेंगे तो ये कब करेंगे। तो धान की खेती हम नर्सरी कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, और फिर क्या सीड रेट होगा। फिर हम उसकी ट्रांसप्लांटिंग कब करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग समय हमें यूरिया डीएपी हम कैसे स्प्लिट, कैसे कैसे देंगे, कितनी मात्रा में देंगे। जैसे हम वीट के साथ साथ एक मैन्योर का भी हो जाएगा, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो ये चीजें जब वहां जाके आप एक बार समझ लोगे तो फिर वो आपको कतई नहीं भूलेगा। बाकी ऐसे रटते रहो, न तो कोई रटा पाएगा ना आप रट पाओगे, भूल जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका यही है, चार्ट में आप इसको समराइज करिए और फील्ड पे निकल के मतलब उसको अपने व्यवहार में लाइए। कोई भी चीज होती है, जैसे अभी बिजली बनाने का है, इलेक्ट्रिक मैन जो होता है वो बिजली बनाते बनाते तो क्या होता है कि आदमी देखते देखते सीख जाता है। तो उसी तरीके से आप ये देख के, मतलब वो जा रहे हो फील्ड में तो वो अनुभव करके आप सीख जाओगे। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें जैसे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर है, तो जब अगर इस ये टॉपिक आ गया तो आप क्या कि भाई हम डंग मैन्योर के रूप में यूज करेंगे और इसको बुआई से 15 दिन पहले मिट्टी में मिला देंगे, पहला काम। दूसरा, हम अगर फास्फोरस और पोटास दे रहे हैं तो वो बेसल डोज के रूप में, अर्थात लास्ट प्लॉइंग के समय ही, लास्ट सोइंग के समय ही दे देंगे। नाइट्रोजन जो भी होगा वो स्प्लिट में देके 20% आप ऐसे ही डिसाइड कर लीजिए कि आपका अगर 120 केजी देना है तो 20% 25% हम बुआई के समय देंगे, बाकी हम उसको बाकी जो 80% है उसका 20-20% हम 3 बार में देंगे। मतलब कि इस तरीके से। तो ये एक कॉमन सी कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट हर एक क्राफ्ट के लिए होगा, कुछ स्पेसिफिक क्राप को छोड़ के। जैसे गन्ना है, गन्ना क्योंकि लंबे समय तक चलता है तो गन्ने को छोड़ के, या क्राप का जो लाइफ साइकिल है, ड्यूरेशन, उसको देखते हुए इसको आपको डिसाइड करना है। वाटर मैनेजमेंट भी कभी कभी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हमारा एक तो हो गया, आपका मिलेट्स हो गया। मिलेट्स में हमने बाजरे की बात कर ली। दूसरा हमारा है फिंगर मिलेट्स। फिंगर मिलेट्स को हम क्या बोलते हैं, रागी। रागी आप जब फील्ड में जाओगे, ये धान के समय में होता है, देखिए ऐसे फील्ड में आपको रागी दिखता है, ये आपका रागी है। आप सबने देखा होगा, ये उसका बीज है। तो फिंगर मिलेट्स, जिसे रागी को हम क्या कहते हैं, फिंगर मिलेट्स कहते हैं। मुझे लग रहा है कि पिछली बार ये पूछा गया था आपसे, तो याद रखिएगा पिछली बार, क्योंकि इस पे अभी 2022 में, 2023 में इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर भी मनाया गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर को ध्यान में रखते हुए ये रिसेंट में इसके काफी महत्व है। और मिलेट्स में हो सकता है कि एक चीज और जो कॉमन रूप से पूछी जा सकती है कि इससे क्या क्या बनाया जा सकता है, प्रोड्यूस। तो ये आपका हो गया। हम इसको रागी, मडिका, मडुआ, हिंदी में क्या बोलते हैं, हम मडुआ बोलते हैं। रागी को ही मडुआ, हो सकता है मडुआ पूछ ले, रागी, मडुआ, इनको हम एक तरीके से इस नाम से जानते हैं। ये आपका बीज हो गया। इसके लिए ट्रैक्टर एंड सब ट्रैक्टर एंड मिनिमम टेम्परेचर 8 to 10 सेंटीग्रेड एंड मीन टेम्परेचर 26 से लेकर 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये क्रॉप अच्छी होती है। ये जो सॉइल है, सॉइल के बारे में जैसे आ गया, तो सॉइल हमें मालूम है कि अगर हम उत्तर प्रदेश में खेती करेंगे तो एक नॉर्मल एल्यूवियल सॉइल जो होती है, सैंडी लोम सॉइल जो होती है, सबसे सुटेबल होती है। इट कैन टॉलरेट ए सर्टेन डिग्री ऑफ एसिडिटी भी को भी कर सकता है। अब इम्प्रूव वैरायटी की जब बात आएगी तो जाहिर सी बात है कि हम यूपी की बात करेंगे। और इसमें जैसे अगर दिया देखा जाए
तो इसमें तो दिया नहीं है, लेकिन अगर हम अ, देखें बिहार और मध्य प्रदेश की जो वैरायटियां होंगी वो हमारे यूपी में भी हो जाएंगी। जैसे अर्जुन है, ये पूछा भी गया था, अर्जुन है। एंड वीएल मडुआ 379, देखेंगे वीएल मडुआ ये हर जगह है। अब वीएल मडुआ 376, कुछ चार छह हमें फेमस वैरायटी याद रख लेनी है। वीएल मडुआ 376, फूले, नचई, अ, नचनी एक। तो ये आपका एक हो जाएगा, अर्जुन एक हो गया, अर्जुन हो गया। तो ये एक तरीके से वीएल मडुआ 352, वीएल राव 8। तो ये कहीं ना कहीं वीएल मडुआ, जब आप वीएल मडुआ 376, 352, 379 ये लिखोगे और उसी में 378 और ऐसे भी लिख दोगे, तो वो कहीं ना कहीं कॉमन रूप से आपका चल जाएगा। लैंड प्रिपरेशन है तो टाइमली प्लाइंग, एक सामान सा है कि अप्रैल मई में हम गर्मी की जुताई करके फिर इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। सीड रेट जो होता है 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर लाइन सोइंग, और 4 से 5 केजी ट्रांसप्लांटिंग। अर्थात कहने का आशय ये है कि हमारा जो रागी है या कदू मडुआ, एक तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटिंग भी करते हैं। ट्रांसप्लांटिंग जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अर्थात कि इसमें जो है हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटिंग भी की जाती है, और इसके तो इसके बारे में थोड़ा सा सामान्य रूप से हमें जानकारी रखने की जरूरत है। एंड सीड ट्रीटमेंट, सीरम से ट्राइकोडर्मा बवेरिया बैसियाना। सोइंग टाइम खरीफ में जून टू जुलाई, और रबी में हम सितंबर अक्टूबर में भी इसकी कर सकते हैं। तो मेजर रूप से यूपी में हम खरीफ में रागी की बुआई करते हैं। मेथड ऑफ सोइंग, जाहिर सी बात है कि लाइन में भी कर सकते हो, ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हो। अब इसको अगर नर्सरी लगाना है भाई, हमें नर्सरी, हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें नर्सरी लगानी होगी। तो इन एरिया ऑफ 150 मीटर स्क्वायर इज रिक्वायर्ड टू रेजिंग 1 हेक्टेयर, अर्थात 150 मीटर। ये हमें कॉमन रूप से मालूम है। धान में जैसे होता है 100 स्क्वायर मीटर, तो उसी तरीके से इसमें भी है, पैडी में उसी तरीके से कि 1 हेक्टेयर के लिए 150 मीटर स्क्वायर अगर एरिया है तो वहां पे हम उसकी नर्सरी डालेंगे। और नर्सरी डालने से पहले फार्म यार्ड मैन्योर और सारी चीजें, जिंक फास्फेट, इन सब चीजों को करते हुए, और हम हमारा जो सीडलिंग है, वेन सीडलिंग आर 12 to 14 डेज ओल्ड, फिर वहां पे हम टॉप ड्रेस यूरिया का कर देते हैं, और 21 से 25 दिन, अर्थात जो धान का होता है, क्योंकि धान के समय ही हो रहा है, तो ये कॉमन सी चीज है कि धान में जैसे 21 से 25 दिन में हमारा तैयार हो जाता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए, उसी तरीके से ये रागी भी तैयार हो जाएगी। एंड स्पेसिंग रो टू रो 20 to 20, मतलब सिंपल सा है, ये धान की ही तरह होगा, बस इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास जो है वो एक कॉमन सा कम देना होता है कंपेयर टू गेहूं धान। एक ये आपका कॉमन है। कॉमन का तात्पर्य यह है कि अगर गेहूं होगा तो 100, गेहूं धान में 120, 80, 60 हो जाता है। वहीं अगर दलहन क्रॉप है तो दलहन में नाइट्रोजन कम, 40, 60 और 30 या 40 कर सकते हो। एक ये कॉमन रेशियो है, ये लिखने का एक तरीका। और अगर वहीं आपका अब ये मिलेट्स है तो मिलेट्स में भी यही 40, 60, 40 का रेशियो, ये कॉमन है कहीं भी। अब इसमें बहुत ज्यादा अगर आपको करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, 40 से 50 केजी पर हेक्टेयर नाइट्रोजन, और इस तरीके से, मतलब ये क्योंकि इसमें इसीलिए एक अब एवरेज मार्किंग होती है। अब ये नहीं करना है कि कहीं आप इतना ज्यादा नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास लिख के चले आओ जो गलत हो जाए, अपर लिमिट से बहुत ज्यादा हाई हो और लोअर लिमिट से भी बहुत ज्यादा कम ना हो, बस इसका ध्यान रखने की जरूरत होती है। हम बायो फर्टिलाइजर, जो स्पिरिलियम, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। इरिगेशन मैनेजमेंट, खरीफ है तो हम, जाहिर सी बात है कि अगर कोई खरीफ क्रॉप होगी तो 10 से 12 दिन सप्ताह में एक बार सिंचाई करनी चाहिए। वीड मैनेजमेंट, वीड जो है इसमें कह सकते हैं कि रागी में वीड प्रॉब्लम बहुत आती है, और वीड हमें ये मालूम है कि हमें खरीफ में कौन कौन से खरपतवार हो सकते हैं। तो सोरघम हो सकता है, शटैरिया हो सकता है, दूब घास होती है। जैसे अब कुछ घास ऐसे हैं कि जो आपको मालूम है, नरकुल, फ्रेगमेंटिस नरकुल होता है, ये मकरा होता है, सावा हो जाएगा, चिनोक्लोआ। तो
ये सब एक कॉमन से हैं, जो ग्रासी वीड्स अर्थात सकरी पत्ती वाले होते हैं। और सोलेनम नाइग्रम मकोय जिसे बोलते हैं, एमरंथस विल्डिस है। तो ये जैसे एमरंथस विल्डिस, ये सब ये आपके क्या है, एक कॉमन है। तो कॉमन वीड भी एक बार जब याद कर लोगे कि खरीफ में कौन होते हैं, रबी में कौन होते हैं, कौन ब्रॉड लीफ है, कौन नैरो लीफ है, तो कुछ न कुछ तो दूब घास, मोथा, ये सब तो कोई भी हो, कोई भी क्रॉप हो, जनरली इसमें पाया ही पाया जाता है। और उनके कंट्रोल के लिए आप प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस, इस तरीके से आप यूज करके टू फोर डी का प्रयोग कीजिए, और सारे जो है उनका प्रयोग करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक कॉमन सा हो गया। एंड उसके बाद इंसेक्ट पेस्ट आपके आर्मी वार्म एंड कट वार्म, और सारी चीजें, लीफ एफिड, जैसे एफिड है, स्टेम बोरर है, इन सब का एक कॉमन है, सारे ईयर हेड कैटरपिलर है, इन सब में लगते हैं। डिजीज की अगर बात की जाए, देखिए ये ब्लास्ट ब्लास्ट डिजीज जनरली हमारा लगता ही है। जब धान में लगेगा तो भाई साथ ही धान का ही वो है, तो इसमें भी लगेगा। ब्राउन स्पॉट देखिए, ब्राउन स्पॉट डिजीज है। तो ये सब डिजीजेज हो जाएंगी। हार्वेस्टिंग 95 से लेके आने 100 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, और 25 से लेके 30 कुंटल पर हेक्टेयर ग्रेन हमें मिल जाता है। और साथ ही साथ में 60 से 70 कुंटल हरा चारा भी मिलता है, जिसपे किसान मेजर रूप से फोकस नहीं करता है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। ये देखिए, हम सब कभी देखते थे ये काकून, फॉक्स टेल मिलेट्स जिसे हम बोलते हैं, फॉक्स टेल मिलेट्स, ये है। तो ये जो मिलेट्स हैं, इनके बारे में स्पष्ट आप सब याद कर लीजिएगा। ये आपसे कम्पिटेटिव एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो हमने एक तरीके से बाजरा देख लिया, रागी देख लिया, ये हमारा फॉक्स टेल, या जिसे हम काकून बोलते हैं, हिंदी में हम काकून के नाम से जानते हैं। तो क्लाइमेट वही है आपका खरीफ सीजन में। एंड दे नॉट विथ टॉलरेट वाटर लॉग स्वेल, अर्थात वाटर लॉग स्वेल में बहुत ज्यादा इसकी खेती नहीं होती है। अब इसके लिए श्री लक्ष्मी, नरसिम्हन एंड CI 3088, 3085, 326, तो ये सब याद रखना है, कॉमन सा है। जुलाई में हम कर जाते हैं, और स्पेसिंग वही लगभग लगभग होगी। सीड ट्रीटमेंट हम करेंगे, सीड रेट 8 से 10 kg। अब हमें मालूम चल गया कि रागी हो या एक तरीके से ये क्या है आपका काकुन है। तो रागी और काकुन दोनों का सीड रेट 8 से 10 kg होता है। नाइट्रोजन भी वही 40-30 का। वाटर मैनेजमेंट, वीट भी सेम टू सेम। अब इसमें कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। वीट भी वही लगेंगे, और यील्ड भी ऑन एन एवरेज हम 20 से 25 कुंटल। तो ये ऑन एन एवरेज यील्ड है, तो ये एक कॉमन सा है, सारे क्रॉप में यही रहने वाला है। अब इसके बाद कुटकी है, लिटिल मिलेट्स है, ये देखिए कुटकी, ये सब ये फिगर के माध्यम से तो एक बार देख लीजिए। ये कुटकी है, सावा कोदो पे तो बहुत ज्यादा फोकस हुआ था, ये कुटकी इस तरीके से होती है आपकी, ये वही की है। प्रोसो मिलेट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, चीना, ये पूछा जाता है। चीना जो है, चीना आपका देखिए इस तरीके से होता है। तो ये चीना हो जाएगा। अ, देखिए ये, उसके बाद कोदो है, ये आपकी कोदो की है। कोदो जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ये देखिए आपका कोदो, सावा के बाद फिर बर्नयार्ड मिलेट्स है, जिसे हम सावा कहते हैं। तो ये आपके जितने भी मिलेट्स हैं, अब ये फिगर के माध्यम से एक बार समझ जाओगे, और उनको शार्ट में आप एक तरीके से कर लीजिए। ये प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो एक अलग चीज है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब इसके जो प्रोडक्ट है, जैसे रागी का, देखिए रागी की खीर बन रही है, उपमा बन रहा है, पेस्ट बन रहा है, मिलेट्स की इडली बन रही है। तो ये तमाम प्रोडक्ट जो है वो मिलेट्स के बन रहे हैं। और ये बीज हो गए, सोरघम, पियर मिलेट्स एंड फॉक्सटेल मिलेट्स, ये मिलेट्स ग्रेन है। तो लिटिल मिलेट्स, अब ये क्या है, एक बार इनको फिगर को एक साथ रख के फिर आप देख लीजिए कि हर एक मिलेट्स का क्या क्या है। तो ये कॉमन सा है, और ये ICR का ही एक तरीके से नोट्स है, तो बहुत बेहतर नोट्स है। इससे बेहतर आप मिलेट्स के बारे में कोई भी नोट्स प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो इनको देख लेना है। इसमें कुछ अलग से नहीं बताया जा सकता। मैंने जो एक बार जो बताया आपको कि वो चार्ट जरूर इन्हीं से पढ़िए,
और फिर वो चार्ट आप एक बार बना लीजिए। वो जब बनाएंगे लिखेंगे तो एक तो वो याद हो जाएगा आपका, दूसरा फिर उस चार्ट को लेके फील्ड में जरूर जाइए और फील्ड में फिर जाके देखिए। समझने की बस कुछ, इसलिए फील्ड में समझने की, फील्ड का तात्पर्य यह है कि अगर अभी जो क्राफ्ट है तो उसके लिए फील्ड में जाइए, नहीं तो आप कमरे में ही बैठ के, मतलब आपको एक एज्यूम करना है कि आज ये इस एरिया पे हम इसकी खेती करेंगे, ऐसे रट, मतलब ये पढ़ने का तरीका जो मुझे लगता है कि वो आपके लिए बेहतर हो सकता है, वो चीज करनी है कि उस पूरी एरिया में आप बस इसको देख लीजिए कि ये क्रॉप हम ग्रो करने चल रहे हैं, तो कब ग्रो करेंगे, किस समय करेंगे, क्या क्या चीजें जो स्टेप वाइज स्टेप है उनके बारे में बस वहां अपने मन मस्तिष्क में चर्चा करिए, चिंतन करिए। नो डाउट आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा और वो समझ में आ जाएगा। तो नीरज कुछ और अगर पूछना हो तो बताओ, बाकी मुझे नहीं लगता कि सिलेबस में कुछ बचा है, सारी चीजें आपकी हो चुकी हैं। जीके जीएस का कुछ है, मैं उस पर थोड़ा सा, एग्रीकल्चर भी शेयर हो गया है, लेकिन कुछ और जो है उनको अब कल से मैं प्रयास करूंगा कुछ आप सबको बेहतर उसमें किया जा सके। सर डिसीज में जिस जैसे लिखेंगे तो उसका सिम्पटम भी लिखना रहेगा। सिम्टम लिखना, देखो है क्या कि डिजीज जब आएगी सिम्टम भी, लेकिन जैसे पेस्ट मैनेजमेंट का बात आएगा, मैं जो बार बार आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब प्रोडक्शन प्रैक्टिसेज आएंगे तो वो 5 या 6 हेडिंगों में रहेंगे जी और वो सर। 20 नंबर का है। तो अगर वो 6 हेडिंग में है तो 6 हेडिंग का मतलब है कि हर एक का हर हेडिंग के लिए कितने, 3 3 नंबर हो गए। ठीक है, जी सर। हर हेडिंग के लिए 3 3 नंबर हो गए। तो अब अगर आप जो है बहुत ज्यादा फोकस करोगे, जी जैसे आपने प्लांट प्रोटेक्शन, आपके क्योंकि आपके पास स्पेस बस 2.5 पेज का मिलेगा, 2 पेज का मिलेगा, ठीक है। अब जी दो सर। पेज या 2.5 पेज के आप स्पेस में अगर आप ऐसा कुछ कर जाते हो कि मतलब कि उस तरीके से केवल आपने वीड मैनेजमेंट या फर्टिलाइजर मैनेजमेंट या पेस्ट मैनेजमेंट पे ज्यादा डीपली लिख दिया, बाकी और चीजों को एक एक दो दो लाइन में लिख दिया, तो कितना भी बढ़िया लिख रहा है आपको एग्जामिनर उतना बढ़िया नंबर नहीं देगा। तो इसीलिए कि आपको यहाँ विद्वान नहीं बनना है, मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया कि आपको वीड मैनेजमेंट के लिए आपको एक कॉमन सा है, उसके 10 5 आपके वीडीसाइड है, उनको नोट करके एक जगह लिस्टिंग कर लेनी है, और ये याद रखना कि ये वीड हम यहाँ पे यूज कर जाएंगे। ठीक है, उसी ओके तरीके सर। से कौन से वीड आपके खरीफ में लगते हैं, जो कि जैसे साइप्रस, मतलब मोथा, दूब घास, ये कॉमन है ना। आपका अगर चीना पोडियम एल्बम है तो रबी में अगर गेहूं है, आपका मटर है, चना है, कोई भी अगर क्रॉप होगी, सरसों है, अगर वो आपकी रबी क्रॉप है तो उसमें मोथा भी रहेगा, दूब घास भी रहेगी, लेकिन आपका बथुआ भी रहेगा, आर्जीमोन मैक्सिमगाना भी पाया जाएगा। क्यों? जी तो सर। ये एक लिस्टिंग, मतलब कि इनकी एक लिस्टिंग, बस 5 5 10 10 जो मेजर मेजर है उनकी लिस्टिंग कर लो, उनके बारे में जान जाओ कैसे वो करते हैं, और फिर वहां आप जाके लिख दो उसके कंट्रोल। अब जो आपने बात की जैसे इंसेक्ट है, डिजीज है, तो कॉमन कुछ इंसेक्ट डिजीज है, एफिड है, जैसिड है, थ्रिप्स है, स्टेप बोरर है। अब गेहूं के बारे में अगर लिख रहे हो तो अब रस्ट के बारे में ना लिखो भाई, इसमें ना लिखो, तब तो गलत हो जाएगा ना, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू। जब आप सोरघम और ज्वार बाजरा की बात करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा। और रेड डॉट ऑफ शुगर केन, अगर शुगर केन है तो रेड डॉट ऑफ शुगर केन लगना ही लगना है, तो आप उनके बारे में लिखो, लेकिन जो कॉमन है उनके बारे में जान जाओ। अब आपका इतना हो जाएगा कि अगर आप वीट में ही लिखोगे तो रस्ट, इतना मतलब हो जाएगा कि 8 से 3 रस्ट है, फिर स्पट लगेगा, फिर और सारी चीजें, तो नेचर ऑफ डैमेज बहुत ज्यादा डीपली आप नहीं लिख पाओगे। तो बस ये लिखना है कि ये रस्ट है, ये मतलब कि एयर, वाटर एंड सॉइल, मतलब कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बॉर्न डिजीज है। बस इसको इस तरीके से लिखोगे, और इसका सिम्टम के बारे में सीधा लिखोगे कि सिम्टम अपीयर ऑन स्टेम, लीफ बिकम ब्लैक या स्टेम बिकम, इस तरीके से बस। मतलब कि अभी आप याद करो
जो आपके पास नोट्स है, जो नोट्स हमने शेयर किए, जो किताबें हैं, उनसे याद तो करो, लेकिन नोट्स के रूप में बस उतना ही आप बनाओ, कॉमन सा साल्ट में, और वही आपको लिखने का टाइम भी उतना ही मिलेगा। समझ पा रहे हो हमारी बात? कि अगर जी इसको सर। पढ़ लोगे तो इतना आपके पास याद रहेगा, इतना मैटर आपके पास रहेगा कि बहुत डीपली लिख सकते हो। लेकिन अब इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज के बारे में आपको लिखना है, बस आधे पेज में लिखना है। अगर 5 हेडिंगों में आ रहा है तो 2.5 पेज से 3 पेज में लिखना है, तो आधे पेज में इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज कितना लिख पाओगे आप? जी सर। तो वो सर। मेजर मेजर पिन पॉइंट, कि अगर इंटरनली सीड बॉर्न है, एक्सटर्नली सीड बॉर्न है, उसमें माइसीलियम, जैसे विल्ट डिजीज है तो माइसीलियम इन आउट या जो भी है, मतलब कि वो पिन पॉइंट आपको वहां लिखने की जरूरत पड़ेगी। और उसी में से किसी एक के स्मॉल में छोटा सा आप फिगर भी बना दो, कुछ ऐसा कर दो, बस इतना सा करने की जरूरत होगी। जब सही जी तरीके से पढ़ के जाओगे तो वहां बहुत शार्ट में बहुत, बस मेरा ये कहना है कि अगर आ रहा है तो कहीं ऐसा नहीं होगा, सब पे कॉमन। अगर आपका यील्ड की हार्वेस्टिंग की बात की गई, तो हार्वेस्टिंग का मतलब ये है कि आप किस मॉइस्चर लेवल पे हार्वेस्ट करोगे, फिर उसको 2-4 दिन तक सन में मतलब सुखाओगे, फिर आप उसकी मतलब कि एक तरीके से कटिंग से लेके फिर उसको दाना निकालने तक का जो प्रोसीजर होता है वो आपका हार्वेस्टिंग है। फिर आपकी यील्ड हो जाएगी। अब यील्ड आ गई तो 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर, इस तरीके से आप ठीक है। समझ में आ रही बात हमारी? जी सर। हो सकता है मैं बहुत बेहतर ना समझा पाया हूँ, लेकिन नहीं उसको सर, यूजी का पढ़ा हुआ है तो सर मतलब समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। वो यूजी का पढ़ा वही फिर से आपको पढ़ना है। बाकी मैंने नोट्स तो क्राप वाइज एक एक नोट्स जो मैंने बताया वो मैंने शेयर कर दिए। मेरा ये मैं जो समझाने की कोशिश की, आपको वहां पीपीओ की परीक्षा नहीं देने जा रहे हो। जैसे जब पीपीओ वाले में जाओगे तो वहां पूछेगा रेड रस्ट ऑफ शुगर केन के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन कीजिए, वो 20 नंबर 40 नंबर में। यहाँ आपको प्रोडक्शन प्रैक्टिसेज की बात की जाएगी, तो वो 5 हेडिंग या 8 हेडिंग में पूछेगा। अगर 5 हेडिंग में पूछ रहा है तब तो आपको 5-5 नंबर का मतलब 5 की 20 नंबर में लिखना है तो 5-5 नंबर में लिखना है। तब भी आपको आधा पेज या एक पेज मैक्सिमम मिल जाएगा। अगर वो 8 हेडिंग में पूछ लिया तब तो आपको ज्यादा से ज्यादा आधा पेज ज्यादा नहीं मिलना है। अब आधे पेज जो मैंने लिखा है भाई, मैंने तो एग्रीकल्चर एसीएफ और इसको मिला के कम से कम 10 से 12 बार लिखा है। और तो उसमें होता क्या है कि इतने आपके पास स्पेस ही नहीं बचता ना, इतना टाइम बचता है कि आप बहुत डीपली लिख पाओ। लेकिन ये कोशिश आपको जरूर होनी चाहिए कि जब आप इंसेक्ट और पेस्ट, क्योंकि वो इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट की बात करेगा या पेस्ट मैनेजमेंट की बात करेगा, तो आप डिजीज और जो इंसेक्ट होते हैं मेजर मेजर 5 से 7 जरूर उनके बारे में नोट करके लिख दीजिए। भले शार्ट में लिखिए कि रस्ट, स्टेम रस्ट, ये रस्ट वो रस्ट, उसका साइंटिफिक नेम लिखिए। उसके बाद ये इंटरनली सीड बात, फिर उनके कंट्रोल के बारे में पूरा रेसिस्टेंट वैरायटी, कल्चरल कंट्रोल, ये चीजें। फिर आप स्मट की बात कीजिए, जो लूज स्मट ऑफ व्हीट है, फिर उसमें सीधे सीधा लिखिए लूज स्मट ऑफ व्हीट, अस्टिलेगो ल्यूटाटिसाई, फिर उसमें लिखिए सीड बॉर्न डिजीज, इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज। बस इतना लिख दीजिए तो इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज हो गया। एंड दिस सिम्पटम इज अपीयर व्हेन फ्लावर इज ओपन, इन्फ्लोरेसेंस या पेनिकल। तो ये चीजें बस 60 में आपने लिख दिया। फिर ये चीजें तो क्योंकि कि ये सीड बॉर्न डिजीज है तो सीड ट्रीटमेंट, रेजिस्टेंट वैरायटी एंड अदर्स, साल्ट। तो ये आपको मतलब कि ये नहीं है कि अगर आप केवल रस्ट के बारे में बहुत ज्यादा लिख के आइए, नहीं। वीट के जब डिजीज है तो वीट में जो मेजर मेजर 4-5 करनाल बंट है और जो भी है 5-6, उनके बारे में आप जरूर लिख के आइए। एक एक लाइन ही लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। जी सर। चलिए तो ये आपका हो जाएगा मिलेट्स का। बाकी और सारी चीजें हैं, जीके जीएस में प्रयास करूंगा उसको भी 1-2 दिन 3 दिन के अंदर आपका 100% कर दें। उसके बाद नेक्स्ट मंडे से हम अब आप सबकी प्रैक्टिस कराना शुरू करेंगे। अभी तो हाँ कोर्ट वोर्ट में मामला जो भी है उससे हम सबको नहीं लेना है। ये जितना बड़ा सिलेबस है, ये मान के चलो बस एक ही है, एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी यहाँ
आपके एग्जाम में आने वाला वो पूरा प्रैक्टिकल। पूरा जी प्रैक्टिकल मीन्स कि आपको यहाँ कोई इंटमोलॉजी या इसमें कोई वहाँ ब्रीडिंग या कोई जेनेटिकल बायोटेक्नोलॉजी वो नहीं पढ़ना है। ये पूरा व्यवहारिक है। और पूरा व्यवहारिक का तात्पर्य हमारा ये है कि इसको आप चाहे कमरे में ही, कमरे के एक पार्ट को आप बना दीजिए कि ये हमारा बुआई का 1 हेक्टेयर का एरिया है। और इस 1 हेक्टेयर एरिया में हम कैसे आईडीएम करेंगे, कैसे इंटीग्रेट वीड मैनेजमेंट करेंगे, कैसे हम आईएनएम करेंगे, उसके क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं, कैसे हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे, कैसे हम नेचुरल खेती करेंगे। बस उस एक टॉपिक को एक बार पढ़िए। समझ आ गई? जो नोट्स उपलब्ध है, जो भी आपके पास मैटर है, उसको एक बार मतलब कि पढ़िए। फिर आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए वो आप किसान बन के फिर सोचिए कि ये फील्ड है, ऑर्गेनिक खेती कैसे की जाए। तो फिर आपके उसकी क्या सिद्धांत है भाई, आपको मिला है ना कि आपने प्रिंसिपल पढ़ा, सिद्धांत पढ़ा है, फिर उसके मेथड पढ़े, तो इसके क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। तो जब आप उस चीज को अप्लाई करने के उद्देश्य से, पढ़ने के उद्देश्य से ऐसा करोगे, तो फिर उसका क्या होता है, जो ब्रिलियंट लड़के होते हैं, जो बेहतर लड़के होते हैं, वो यही करते हैं। जी क्योंकि सर। रटोगे तो रटते रह जाओ, नहीं याद होगा, भूल जाओगे। रट लोगे, वहां याद रहेगा, एग्जाम में भूल जाओगे। लेकिन जब उस चीज को सुबह उठ के, जैसे दिन भर पढ़ो, इसका सबसे जो मेरा तरीका था, मैं यही कि उसको दिन भर पढ़ो, लेकिन जब नेक्स्ट डे उठो, तो सुबह का काम ये होता है कि जो हमने कल पढ़ा था, हमने कल 5 क्रॉप के बारे में पढ़ रखा है, तो हम उन 5 क्रॉपों के बारे में एक तो पहले अपने मन से सोचेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे स्टेप पे है, फिर उसको करेंगे फिर पे। और करने का मतलब बस उसको एक तरीके से मन के मतलब कि पहले हमारा पहला स्टेप क्या होगा, फिर कौन कौन सी वैरायटी होगी, हम कौन कौन से खरपतवार लगेंगे, कब 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 सिंचाई करनी पड़ेगी, कब हमारा हार्वेस्टिंग होगा, क्या यील्ड आएगी। बस इनको समझने की जरूरत है। और जब ये आप समझ जाओगे एक बार इस तरीके से, इस प्रक्रिया के माध्यम से, तो वो एग्जाम में भूल भी रहा होगा तो एक बार वो याद आ जाएगा। चलिए, और जी कुछ अगर पूछना हो तो बताओ भाई नीरज। सर, आंसर राइटिंग मंडे से स्टार्ट होगी। आंसर राइटिंग हम प्रयास करेंगे कि मंडे से हम आप सबकी स्टार्ट कर दें। हाँ सर, ये सही रहेगा क्योंकि ऑलमोस्ट ज्यादातर तो पोर्शन पढ़ा हुआ है सर, लेकिन लिखने का सब्जेक्टिव का उतना नॉलेज है नहीं यहाँ सर। वो लिखने का समझ। नहीं है, वो आंसर राइटिंग ही सबसे परफेक्ट होता है। आप सबने सब पढ़ रखा है, सारे नोट्स उपलब्ध हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि पढ़ने का तरीका जो आपका ये है, थोड़ा सा इसको आप इस तरीके से कर लीजिए, बाकी जो चीजें हैं हम उसको करेंगे। जी सर। आंसर राइटिंग ही मोस्ट इफेक्टिव है, और आंसर राइटिंग ही अब कराई जाएगी। जी सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर।